अर्जुन की बारात प्रीति के घर के दरवाजे पर पहुंचती है। हर कोई खुशी में नाच गा रहा था। तभी प्रीति के पिता रमेश वहां पर आते हैं और हाथ में स्वागत वाली फूलों का हार लेकर अर्जुन के सभी रिश्तेदारों के गले में डालकर उनका स्वागत करते हैं। तभी वहीं खड़े दूर कोने में अर्जुन के फूफा मोहन मुंह बनाकर कहते हैं, लगता है हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। लड़के का सगा इकलौता फूफा हूँ और इन लोगों का ध्यान मुझ पे जा ही नहीं रहा है। अरे मन तो कर रहा है अभी यहाँ से चला जाऊँ। तभी रमेश की नजर अर्जुन के फूफा मोहन पर जाती है। रमेश उनके गले में भी हार डालकर उनका स्वागत करते हैं। मोहन मुंह बनाते हुए चुपचाप अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद मोहन वेटर को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वेटर का ध्यान मोहन पर नहीं जाता। इसलिए मोहन का फिर से मुंह बन जाता है और वो गुस्से में नाक फुलाने लगता है। लगता है इन लोगों ने वेटर को भी सिखा पढ़ा के बिठा रखा है, तभी तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा। लड़के का फूफा हूँ मैं, मेरे पे ध्यान देना चाहिए। अगर अर्जुन मेरा लाडला भतीजा ना होता ना तो शादी तोड़ के चला जाता। जैसे तैसे अर्जुन और प्रीति की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति की विदाई का वक्त आ जाता है। प्रीति के पिता रमेश सभी रिश्तेदारों को शगुन और नेक देते हैं। तभी रमेश अर्जुन के फूफा मोहन से कहते हैं, ये लीजिए भाई साहब, हमारी तरफ से नेक, और अगर जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। अब बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी न रखूं। हाँ भाई साहब, वो तो हमने देख लिया कि खातिरदारी कितने अच्छे से की है आपने। अरे आज तक ऐसी खातिरदारी तो हमने देखी ही नहीं। अरे फूफा थे हम लड़के के और आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए भाई साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कीजिएगा। चलिए विदाई का समय हो गया है। अब शादी में फूफा नाराज न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में प्रीति की विदाई हो जाती है और प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। प्रीति का ससुराल में स्वागत अच्छे से होता है। ऐसे अर्जुन के फूफा मुंह बनाकर गुस्से में अपने घर चले जाते हैं। तो वहीं मोहन की पत्नी मनोरमा बुआ अपने पति को ढूंढने लगती है और वो अपने पति को कॉल करती है। अरे कहाँ हो आप? घर में बहू आ गई है और आप हैं कि गायब हैं? देखो मनोरमा, मैं तुम्हारे भैया भाभी के पास इसीलिए गया था क्योंकि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करता हूँ। वो लाडला भतीजा है मेरा। पर ना मुझे ना ये नहीं पता था कि शादी में मेरी इस तरह से बेइज्जती होगी। अब अर्जुन की शादी हो चुकी है, उसकी बीबी घर आ चुकी है। अब हमारा काम खत्म हो गया तो हम घर आ गए। अरे पर हुआ क्या है? क्यों बेकार में फूफा जी नाराज होकर बैठे हैं? जरा हमें भी तो पता चले कि क्या कारण है इसके पीछे। अब रहने दो मनोरमा, बात को बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना, शाम को प्रीति की पहली रसोई है और हम दोनों अर्जुन और प्रीति के सगे बुआ और फूफा हैं और हम दोनों की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो मैं भैया और भाभी को क्या जवाब दूंगी? मनोरमा जबरदस्ती अपने पति को अपने भैया भाभी के यहाँ पर बुला लेती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मनोरमा अपनी भाभी कविता से कहती है, भाभी आज बहू की पहली रसोई है ना, तो बहू से कह देना कि अपने फूफा के लिए आलू पूड़ी की सब्जी जरूर बनाए और हाँ, हलवा फीका ही रखें। इन्हें मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है मनोरमा, मैं प्रीति से बोल दूंगी। बाकी अभी तो तुझे पता ही है कि घर में कितना सारा काम पड़ा है। एक काम कर, तू ही जाके ना बहू को काम समझा दे रसोई में। अच्छा ठीक है भाभी, मैं ही जरा प्रीति को समझा देती हूँ। मनोरमा किचन में जाती है जहाँ प्रीति किचन के काम में लग चुकी थी। तभी मनोरमा कहती है, प्रीति बहू, कैसी चल रही है किचन की तैयारी? बस बुआ जी, सारा काम तो हो गया, बस हलवा बनाना बाकी है। अरे तुम्हारी स्पीड तो काफी अच्छी है काम करने में, बहुत फुर्तीली हो तुम। अच्छा मैं ये कहने आई थी कि अपने फूफा ससुर जी के लिए आलू पूरी बना देना और हाँ, उनके लिए हलवा बहुत ही कम मीठे वाला बनाना। उन्हें मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी ही देर में सब कुछ रेडी करके मैं आ ही रही हूँ। इतने में मनोरमा भी वहाँ से चली जाती है। तो वहीं प्रीति सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद प्रीति धीरे धीरे सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। प्रीति सभी को प्लेट में हलवा सर्व करती है, साथ ही पूरी और छोले और सब्जी, साथ में पनीर की सब्जी भी देती है। ये देखकर मनोरमा का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में प्रीति और अपनी भाभी से कहती है, ये सब क्या है भाभी? मैंने आपकी बहू से कहा था कि आलू पूरी जरूर बनाए, पर यहाँ तो आलू पूरी नजर ही नहीं आ रही कहीं। देख लिया मनोरमा, यही होता है यहाँ। शादी में प्रीति के पिताजी ने नजरअंदाज कर दिया, इतनी बेइज्जती की। और देखो, जितनी बेइज्जती इसके बाप ने की है ना, उतनी कभी नहीं हुई।
और यहाँ देखो, हाँ, बहू की पहली रसोई हुई और फूफा जी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं। दोनों गुस्से में आग बबूला होने लगते हैं। तभी प्रीति किचन में जाकर आलू पूरी लेकर आती है, साथ में अपने फूफा को अलग से कम मीठे वाला हलवा भी दे देती है। ये देखकर बुआ और फूफा दोनों का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही रात में सभी रिश्तेदार वहीं घर पर आकर रुक जाते हैं और अगली सुबह उठकर प्रीति सबके पैर छूती है। ऐसे ही थोड़ी देर में प्रीति के घर से पग फेरे की रस्म के लिए शगुन का सामान आता है, जिसमें प्रीति के ससुराल वालों के कपड़े और कुछ मिठाइयाँ थी। ये सब देखकर मोहन फूफा अपनी पत्नी के कान भरते हुए कहते हैं, देख रही हो तुम, हमारी बेइज्जती हो रही है। अरे अर्जुन के सगे बुआ फूफा है हम, और कम से कम लड़की वालों के आगे हमारी इज्जत तो होनी चाहिए थी। अरे हमारे लिए भी कपड़े भेजते ना, नहीं भेजा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे तुम्हारा ना सही, कम से कम मेरे लिए तो एक साड़ी भेज ही देते। अरे एक साड़ी में कौन से गरीब हो जाते वो लोग। पर इससे साफ पता चलता है कि कितने कंजूस है प्रीति के माता पिता। अरे हद होती है किसी चीज की। अरे मैं तो कहता हूँ हमें 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अब बहू, अब बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी बेइज्जती हो गई। हम कोई भिखमंगे नहीं है जो हम रिश्ता रखेंगे। हम रिश्ता जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। लेकिन हम भिखमंगों से रिश्ता नहीं रखते। प्रीति फूफा ससुर की बातों से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है, बस फूफा जी, जितना बोलना था आपको आपने बोल लिया। अरे आपको क्या पता कि एक लड़की का बाप कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादी करवाता है, तब भी उसका दिल हमेशा घबराता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन आप लड़के वालों को 1 मिनट नहीं लगता ये कहने में कि एक लड़की के बाप ने किया ही क्या है। आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मैं अपने माता पिता के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, अब मुझे माफ कर दीजिए। अब प्रीति बहू, अब माफ कर दे। अरे तेरे पिता समान हूँ, जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो माफ कर दे। मुझे भी तो समझना चाहिए था एक बेटी के लिए उसका बाप कितना कुछ करता है, और इतनी काम काजी में और इतने कुछ करते करते ध्यान हट जाता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब मैंने लगाई, अब माफ कर दे, गलती हो गई। अरे बहू, अब से ऐसा नहीं करूँगा। अब मुझे अहमियत पता चली है, रिश्ते जरूरी होते हैं, चीजें नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। भाभी, हम दोनों को माफ कर देना। जाने अनजाने में हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बुआ और फूफा को तुरंत ही अपनी गलती समझ आ जाती है और दोनों प्रीति और कविता से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वहीं कविता और प्रीति दोनों आपस में गले शुके भूलकर और हंसी खुशी एक हो जाते हैं। हीना अपनी 4 बहुओं वंदिता, मनीषा, सलोनी, कुमुद के साथ अपने सबसे छोटे बेटे रोमन की शादी नेहा नाम की लड़की से करवाती है। नेहा एक अमीर घर से थी। नेहा जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म करती है, तभी हीना बारी बारी उसे अपनी सारी जेठानियों से मिलवा देती है और कहती है, वंदिता बहू, जा छोटी बहू को उसके कमरे में छोड़ा। मनीषा, कुमुद और सलोनी, तुम सब मेरे साथ चलो। जो मेहमान जा रहे हैं उनको मिठाई और शगुन देना है। जी माँ जी, चलिए। इतना कहकर वो तीनों हीना के साथ उसके पीछे चल देती है और वंदिता नेहा को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ सुहाग रात की सेज सजी थी। तभी वंदिता बोलती है, देखो नेहा, ज्यादा तो मैं कहती नहीं, बस इतना कहती हूँ कि तुम भी अमीर घर से हो और मैं भी अमीर घर से हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ तो घर में मेरा पूरा दबदबा है, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी बाकी की 3 गरीब जेठानियों की मीठी सी बातों में मत आ जाना, समझी? अपनी अमीरी की फुल पावर रखना, बाकी तो तुम समझदार हो। इतना कहकर वंदिता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में कमरे में रोमन आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद हीना नेहा की मुंह दिखाई की रस्म रखती है, जिसमें आसपास की सभी औरतें और नेहा की सब जेठानियां नेहा के लिए तोहफा लाती हैं। तभी मनीषा, सलोनी और कुमुद तीनों एक सोने का हार और कुछ कपड़े नेहा को देते हुए कहती हैं, नेहा, ये हम तीनों की तरफ से तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। हाँ नेहा, और ये कपड़े हमारे मायके वाले ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। वो आज रस्म के लिए नहीं आ सके तो आशीर्वाद के तौर पर ये सब भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, सब बहुत सुंदर है। नेहा इतना बोल ही रही थी कि तभी वंदिता हीरो का हार देती हुए नेहा से कहती है, अरे ये क्या मेरी गरीब देवरानियों,
तीनों मिलकर अपनी छोटी देवरानी को सस्ता सा हार दे रही हो और ये सूती साड़ियाँ दे रही हो। देखो, इसे कहते हैं तोहफा, हीरो का हार। आखिर 4 जेठानियों की इकलौती देवरानी है, इतना तो देना बनता था। दीदी, हार सोने का हो या हीरे का, देने वाले का दिल साफ और सच्चा होना चाहिए। हाँ वंदिता दीदी, जितना हम दे सकते थे हम तीनों ने उतना दिया, और जो आप दे सकती थी आपने वो दिया। बेहतर यही होगा दीदी कि आप अपने अमीरी गरीबी के पाठ को यहीं बंद कर दो। नेहा, अगर हमारे दिए हुई साड़ी तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बेशक से कह दो, हमें कोई शिकायत नहीं है। दीदी, मेरे लिए आप सभी के लाए तोहफे बहुत अजीज हैं। मेरे लिए कोई कम या ज्यादा नहीं है। और मनीषा दीदी ने सही कहा कि तोहफा प्यार से दिया हो तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे बस दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। नेहा की बात सुनकर वंदिता का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो चुपचाप साइड में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बाकी सभी औरतें भी मुंह दिखाए की रस्म करके वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वंदिता नेहा को हमेशा ही अपनी साइड करने की कोशिश में लगी रहती। जब कभी भी नेहा अपनी गरीब 3 जेठानियों से बात कर रही होती थी, तभी वंदिता कोई ना कोई काम बताकर या तो नेहा को वहाँ से भेज देती या फिर खुद उसे वहाँ से ले जाती। एक दिन हीना अपनी 5 बहुओं को बुला कर कहती है, बेटा, तुम सब हमेशा घर का काम करती रहती हो, जाओ थोड़ा घूम आओ, फिर आओ। आज तुम सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी और कोई भी मुझे मना नहीं करेगा। और नेहा बहू को तो आए थोड़ा ही समय हुआ है, उसको थोड़ा घुमा लो, फिरा लो। ये लो, सबके बराबर के पैसे हैं। नेहा बहू सबको दे दे। जाओ, मस्त मजा करो, शाम तक आराम से आना। जी माँ जी, ठीक है। नेहा सभी को गिनकर बराबर पैसे देती है, जिसके बाद 5 बहुएं रेडी होकर मार्केट चली जाती हैं, जहां वो शॉपिंग करती हैं और फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं। ऐसे ही जब वो सब वापस आ रही होती हैं, तभी मनीषा की नजर एक गोले वाले पर जाती है और वो बोलती है, अरे वो देखो, बर्फ के गोले वाला, चलो खाते हैं। चलो बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं, मजा आएगा खाने में। मैं तो काला खट्टा ही खाऊंगी, मुझे वही पसंद है। चलो चलो। कभी नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब। पता नहीं कैसे कैसे रंग इस्तेमाल करते होंगे ये सब। और अगर आइसक्रीम ही खानी है तो किसी अच्छे से आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। अरे दीदी, जो मजा गोले की चुस्की लेकर खाने में है ना, वो मजा आपको किसी आइसक्रीम पार्लर में नहीं मिलेगा। तुम तीनों जितने गरीब हो, तुम्हारे शौक और पसंद उससे ज्यादा गरीब है। और हो भी क्यों ना, तुमने कभी खुले हाथों से पैसा लुटाया ही कहाँ है, जो तुम सबको पता हो कि अमीरी क्या होती है। दीदी, आपको हर बात में अमीर और गरीब का भेद करना जरूरी है क्या? हाँ दीदी, भगवान ने आपको ज्यादा दिया है तो ये आपकी किस्मत है, हमारे पास कम है और ये हमारी किस्मत है। चलो नेहा, गोला खाते हैं, फिर घर जाना है। नेहा भी मेरी तरह अमीर है, वो तुम लोगों की तरह ये सड़क छाप गोला तो बिल्कुल नहीं खाएगी। क्यों नेहा? ये गलत है दीदी, मुझे हर चीज का मजा लेना बहुत पसंद है। मुझे 5 स्टार होटल का भी खाना पसंद है और रोड साइड फूड भी पसंद है। और शायद आपको पता नहीं, पर मुझे गोला खाना बहुत पसंद है, और इतना पसंद है कि मैं एक साथ 2 गोले खा सकती हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप भी खा कर देखो, मजा ना आए तो बता देना। नेहा और बाकी सबकी बातें सुनकर वंदिता को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है सबसे छोटी, लेकिन जुबान इसकी सबसे लंबी है। यहाँ मैं इसे अपने रंग में ढालने में लगी हूँ, पर ये है कि मेरी इन सस्ते गरीब देवरानियों के पीछे पड़ी हुई है। कोई नहीं, इन चारों की अकल ठिकाने न लगा दी ना तो मेरा नाम भी वंदिता नहीं। जहाँ वंदिता अपने मन ही मन में साजिशें रच रही थी, वहीं सभी आराम से गोली खाने का मजा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी घर आ जाते हैं, जहाँ हीना सबके लिए खाना रेडी करके उनका वेट कर रही थी। जिसके बाद सभी फ्रेश होकर एक साथ खाना खाने बैठते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नेहा का बाकी सब के साथ घुलना मिलना बढ़ता जाता है। पर वंदिता ये सब देख देख कर जरा भी खुश नहीं थी। वो हर वक्त नेहा के कान भरने और उसे अमीरी का पाठ पढ़ाने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन मनीषा हाथों में एक साड़ी लिए हुए नेहा के पास आकर कहती है, नेहा सुनो, ये साड़ी देखो, तुम्हें पसंद है क्या? जी हाँ जी दीदी, ये तो बहुत प्यारी है। तो फिर ठीक है, इसे तुम रख लो। मैंने इसे बस एक बार पहना है,
वो भी बस 1 घंटे के लिए। मनीषा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ वंदिता आती है और बोलती है, देखो देखो जेठानियों का प्यार, अगर नई साड़ी नहीं दे सकी तो अपनी उतरन ही दे दी। अरे खुद को महान साबित करने में क्यों लगी हो? जब तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम नेहा को एक नई साड़ी दे सको तो पुरानी भी क्यों दी? अच्छा सच में साड़ी तो आप ला दोगी, पर जो प्यार और अपनापन मनीषा दीदी के दिल में है वो कहाँ से खरीद कर लाओगे, ये भी बता दो। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूँ मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और हर बात का ख्याल रखती है, और एक आप है जो बस अमीर गरीब का पाठ पढ़ाती है मुझे। अरे मैं भी अमीर घर से आई हूँ, पर कभी ऐसे पैसे का घमंड नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे साथ मिलकर रहना सिखाया, रिश्तों में फूट डालना नहीं। पास में खड़ी कुमुद और सलोनी के चेहरे पर नेहा की बात सुनकर मुस्कान आ जाती है, पर वंदिता का सर शर्म से झुक जाता है। तभी हीना आती है और सारी बात जानने पर वो भी नेहा को ही शाबाशी देती है, और आखिरकार वंदिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। बाकी सभी वंदिता को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वंदिता सभी के साथ मिलकर रहने लगती है और उसके दिल से अमीरी और गरीबी का भेदभाव हट जाता है। वाणी अपने पति राजवीर और 2 बच्चे नेहा पिंकी के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, पर कौन जानता था कि उनकी खुशहाल जिंदगी को बहुत जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन वाणी बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक भीड़ पर जाती है। पता नहीं आजकल कैसे लोग होते हैं, पी पी कर ऐसे ही रोड पर पड़े रहते हैं। अरे जब इतनी संभलती नहीं है तो पीते क्यों हैं? क्यों ये लोग इतनी पी लेते हैं? ये आप क्या बोल रही हो? जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोड पर बेहोश हो तो उसने पी ही होगी। बहन तुम चिढ़ तो इस तरह से रही हो जैसे ही तुम्हारा ही पति हो। वाणी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी सब्जी का थैला रखकर अपने पति को संभालते हुए उसे घर ले जाती है। माँ पापा को क्या हो गया? पापा इस तरह आपके कंधे के सहारे क्यों हैं? बेटा अभी आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर अपने पापा के लिए पानी लेकर आओ। पिंकी बेटा आप जाकर डॉक्टर को फोन करो। जैसा पिंकी और नेहा की माँ उनको करने को कहती है, वो दोनों ठीक वैसा ही करती हैं। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आती है और राजवीर का चेकअप करती हैं। क्या हुआ डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? देखिए इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, आपको इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन कर देती हूँ। एडमिट होने के बाद वाणी को पता चलता है कि उसके पति को कैंसर है। डॉक्टर क्या कैंसर ठीक होने के चांसेस नहीं है? मेरा मतलब है अब तो हर जगह कैंसर का इलाज आ गया है ना। देखिए वाणी जी, हम मानते हैं कि कैंसर का इलाज आ गया है, लेकिन आपके पति का कैंसर लास्ट स्टेज पे है, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। हो सके तो आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करना। माँ पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वाणी अपने पति के साथ अपने घर आती है। राजवीर काफी कमजोर था, वो ना तो कोई काम करने की हालत में था और ना ही सही से चल पाने में सक्षम था। राजवीर को ऐसी हालत में देखकर वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर जी आप इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई परेशानी हो वाणी। मैं अपने बच्चों से और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। और अब क्या अब हमारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं? अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपका इलाज अच्छे से करवाती ना। वाणी की ऐसी बात सुनकर राजवीर की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ वाणी के घर की स्थिति और ज्यादा खराब होती जाती है। एक हंसता खेलता परिवार कब और कैसे उजड़ जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन, माँ हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हाँ मैं अभी खाना लगाती हूँ, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो जब तक। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा पिंकी हाथ मुंह धोने के लिए जाते हैं, तो वहीं वाणी जब अपनी बेटियों के खाने के लिए अपने बर्तन खोलती है तो वो देखती है कि उसमें थोड़े ही चावल थे। हे भगवान, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़े से ही चावल बचे हुए हैं। अब मैं राजवीर, पिंकी और नेहा को खाने को क्या दूंगी? माँ आप नेहा और पापा को ही खाने को दे दो, मुझे भूख नहीं लग रही।
ये क्या बोल रही है तू मेरी बच्ची? भले मैं तुझे भूखा कैसे रख सकती हूँ? माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैं भी ठीक उसी तरह से भूखी रह सकती हूँ जैसे आप हमारे लिए रह सकती है। पिंकी की बात सुनकर वानी खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता जरूर खोलता है। वानी, तुम इतने गहनों को कहाँ लेके जा रही हो? राजवीर जी, घर में राशन नहीं है और तो और अगर घर चलाना है तो मुझे कोई काम तो करना ही होगा ना। इसका मतलब तुम इन गहनों को? वानी राजवीर के गालों पर हाथ रखकर उसे काफी समझाती है और वहाँ से वो सीधा सोनार के पास जाकर अपने गहनों को बेच देती है। गहने बेचने के बाद उसको जो पैसे मिलते उनसे वो खुद का एक छोटा सा राजमा चावल का बिजनेस करती है। शुरुआती दिन उसका बिजनेस नहीं चलता। ये देखकर वानी काफी परेशान हो जाती है, पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक इसी तरह वानी भी हार नहीं मानती। समय का पहिया यूं ही चलता है और समय के साथ अब धीरे धीरे वानी के ठेले पर राजमा चावल थोड़े बहुत बिकने लगते हैं। वानी अपने राजमा चावल को बेचकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की अपनी कार के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत को खाना दे रही है। भला उस लड़की का जो एक बूढ़ी औरत का पेट भर रही है, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई भी इतना भला नहीं है। माँ, जब हम भी ज्यादा कमाने लगेंगे ना तो हम भी ऐसे ही खाना बांटेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, जरूर। वानी अपनी बेटी से बात कर ही रही थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर उस लड़की पर जाती है जहाँ वो देखती है कि लड़की जिसने बूढ़ी औरत को खाना दिया था वो उससे खाना छीन लेती है। बेटा, ये खाना मुझे देकर तू वापस क्यों छीन रही है? हट, ये खाना मैं तुझे देने के लिए नहीं बल्कि वीडियो बनाने के लिए लेकर आई थी, और वैसे भी ये खाना मैं तुझे थोड़ी दे रही हूँ। बेटा, ऐसा मत कर, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक भूखी का पेट भरेगी तो भगवान तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। बूढ़ी औरत की बातों को इग्नोर करते हुए वो लड़की उस औरत के हाथों से वो खाना छीनकर अपनी कार में चली जाती है। ये सब देखकर वानी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उस औरत के पास जाकर अपने हाथों से बने राजमा चावल उसे निकाल कर देती है। माँ जी, आपको आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप तक हमेशा खाना पहुँचा दिया करूँगी। आज से आप कभी भूखी नहीं रहोगी। वाणी, मैं यहाँ लोगों की परीक्षा लेने आई थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आज के जमाने में कोई किसी की मदद करता है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि धरती पर सिर्फ बुरे लोग ही हैं, लेकिन मैं गलत थी। आज मैंने ये देखा कि अगर यहाँ बुरे लोग हैं तो उनके बीच अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से आज की दुनिया में भी इंसानियत है। वाणी, तुमने मेरी भूख मिटाकर साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही साफ दिल की लड़की हो। मैं तुम्हारी परेशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक जादुई राजमा चावल वाली बन जाओगी। आज से जब भी तुम राजमा चावल बनाओगी तो तुम्हारे राजमा चावल में इतनी खुशबू और टेस्ट होगा कि लोग अपने आप ही तुम्हारे राजमा चावल की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इस तरह तुम्हारी स्थिति आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। पर हाँ, तुम कभी अपने जादू का घमंड मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे पास होगा वो भी तुमसे छिन जाएगा। इतना बोलकर वो अप्सरा वहाँ से गायब हो जाती है। तो वहीं वानी अपने जादू को आजमाती है। समय बीतता है और वो अपने जादू द्वारा अपने राजमा चावल को बनाकर बेचने लगती है। समय के साथ अब वानी के जादुई राजमा चावल बहुत ही फेमस हो जाते हैं और इस तरह से वो दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते वो खुद का बिजनेस कर लेती है और अपने पति का भी इलाज करवाती है। साथ ही वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी काफी अच्छे से करवाने के साथ गरीब लोगों की मदद भी किया करती है।